एक्सप्लेन किया था आप एक बार। Yes, ma'am. क्या है बोलिए तो, सेंटर ऑफ मास। Ma'am, center of mass is an imaginary point of inside a body where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. यस, सेम कॉन्सेप्ट में वो सेंटर ऑफ प्रेशर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेन एरिया अगर हम इमर्ज किए हैं लिक्विड में, तो उसके हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये समझाने के लिए बस फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कंटेनर है और यहाँ पे कोई भी हम प्लेन एरिया इमर्ज किया, मान लीजिए एक रेक्टेंगल ही इमर्ज किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी थ्रस्ट होगा। ठीक है, यहाँ 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 या प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है? प्रेशर फोर्स है और थ्रस्ट क्या है? प्रेशर को कैसे डिफाइन करते, सॉरी प्रेशर फोर्स नहीं है। ठीक है, क्या है फोर्स और प्रेशर में, थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि इस प्लेन एरिया में थ्रस्ट लग रहा है, तो हम लोग प्रेशर का बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके हर पॉइंट में प्रेशर भी लग रहा है। लेकिन प्रेशर जब भी लगता है या थ्रस्ट जब भी लगता है, तो क्या होता है, इस प्लेन एरिया से प्लेन एरिया से नॉर्मल हो, मतलब आप समझिए कि अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो आपका हाथ कैसे उस सरफेस से नॉर्मल रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। ये अगर आपका दरवाजा है, ठीक है, तो ये ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये अपवर्ड होगा ना, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपके हैंड और इस डोर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट पे जो थ्रस्ट आ रहा है, ठीक है, उस प्लेन एरिया से 90 डिग्री के एंगल पे है। मतलब यहाँ पे अगर हम फाइनाइट मैनी फोर्सेस का बात करें, या 100 नंबर ऑफ फोर्सेस का बात करें, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस का बात करें, तो सब सारा फोर्सेस इस प्लेन एरिया के पैरेलल ही है। ऐसे सारा पैरेलल फोर्सेस है। तो पैरेलल फोर्सेस के साथ क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस के साथ ये होता है कि इतना सारा पैरेलल फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट के तौर पे, ठीक है, एक में ही रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? बहुत सारा पैरेलल फोर्सेस को हम एक में रिड्यूस कर दे रहे हैं, सिंगल फोर्स या सिंगल थ्रस्ट। यहाँ पे बहुत सारा थ्रस्ट लग रहा है, उसको हम लोग एक यूनिट सिंगल थ्रस्ट में सबको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे सेंटर ऑफ मास के केस में हो रहा था कि हम लोग ये इमेजिन कर रहे थे, एक मेरे पास अगर रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसका सारा मास सब साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इमेजिन करें कि नहीं, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सेम टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे थ्रस्ट लग रहा है, और हम लोग वो सारा पैरेलल फोर्सेस को एक पॉइंट पे, एक ही फोर्स पे रिड्यूस करते हैं, या एक थ्रस्ट में रिड्यूस करते हैं। वो जिस पॉइंट से एक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। किसके लिए, इस प्लेन एरिया के लिए, जो प्लेन एरिया हम इमर्ज किए हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द पॉइंट ऑफ अ प्लेन एरिया एट विच द रिजल्टेंट थ्रस्ट exerted by the fluid। थ्रस्ट तभी लगेगा जब आप उसको फ्लूइड में इमर्स करेंगे। ठीक है, which it is immersed acts is called the center of pressure। ठीक है, जिसमें वो डाला गया है, जहाँ से बहुत सारा पैरेलल फोर्स है। पैरेलल फोर्सेस के बारे में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब इस डेफिनेशन में बहुत कॉम्पैक्ट है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, कोई भी प्लेन एरिया, यहाँ पे हम रेक्टेंगल इमर्ज के, आप कोई भी प्लेन एरिया डाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी। तो जितना भी थ्रस्ट है, सबको एक थ्रस्ट पे रिड्यूस करेंगे, और वो जिस पॉइंट से एक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में, जैसे अभी रेक्टेंगल इमेज के, स्क्वायर करेंगे, ट्रेपेजियम करेंगे, ट्रायंगल, तो अलग अलग एरिया के लिए और उसके अलग अलग पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। आप लोग के पास जो बुक है, ठीक है, उसमें जैसे एक्सरसाइज 4 स्टार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है ना, लर्न द फॉलोइंग फॉर्मूले बाय हार्ट। ये आपको सीरियसली याद हो जाना चाहिए।
ठीक है, एक छोटा सा वीडियो भी था जिसमें हम सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस किए थे। वो टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ तो हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालना है। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो इसका है, क्लियर हुआ यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। जिस पॉइंट से रिजल्टेंट थ्रस्ट एक्ट करता है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट थ्रस्ट एक्ट्स। नो डाउट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है, प्लेन एरिया है मेरे पास। ठीक है, तो प्लेन एरिया है तो मान लीजिए हम एक पैराबोला इमर्ज करते हैं, प्लेन एरिया है वो एलिप्स डाल सकते हैं। तो ये सब में क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस बताना पड़ेगा, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर का कोऑर्डिनेट, उसके लिए फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल प्रेशर को सीपी भी लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल पी। फिगर थोड़ा सा चेंज है, ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स। तो सोच समझ के आंसर करिएगा। ये एक मेरा पॉइंट है P, पॉइंट C। ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट है x बार y बार। C पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वो प्लेन एरिया है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, ये प्लेन एरिया है। ये जो P कंसिडर किया गया उसके चारों साइड छोटा सा सर्कल दिया गया है, ये छोटा सा एक एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, एरिया होगा ds। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया ds। दिस पॉइंट इज P with coordinate xy. The C is the center of pressure of this plane area. C is the center of pressure of the plane area. Okay, P is any point in the plane area. And consider small, consider an elementary area ds around P. क्लियर हुआ इतना डिस्क्रिप्शन? अब आपको ये बताना है, ध्यान से बताइए, सोच के बताइए। P का कोऑर्डिनेट तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, दिस वाज x, y। ठीक है, अब बताइए, मान लीजिए ये A1 है, दिस इज A2 एंड दिस इज B1, दिस इज B2। वैल्यू बताते चाहिए, B1P, B2C, A1P एंड A2C। क्या होगा बताइए तो? B1P, this is the origin. B1P, P का कोऑर्डिनेट है x, y एंड दिस रिप्रेजेंट y एक्सिस। क्या होगा बताइए? B1P क्या होगा?
मैम एक्स किसी को लग रहा है कि ये y होगा b1p? b1p यहाँ x होगा, हम लोग कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, जहाँ पे x एक्सिस को रखते थे वहाँ y को शिफ्ट किया, जहाँ y रखते थे वहाँ x। ठीक है, तो दिस इज x। सिमिलरली b2c इज x बार, a1p इज y, ठीक है, तो दिस इज x बार y एंड दिस इज y बार। दिस इज y बार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कैसे x बार y बार लिए हैं? अल्टीमेटली जो हम लोग को फाइंड करना है, इसका प्रूफ नहीं बता रहे, बस बताएंगे कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और कैसे उसको यूज करना है। वी नीड टू फाइंड x बार एज वेल एज y बार। ठीक है, तो x बार के लिए द फॉर्मूला इज x p ds अपॉन p ds and this is y p ds upon p ds। ठीक है, इसमें कुछ भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्लेन एरिया फ्लूइड में इमर्ज किया गया है, ठीक है, प्लेन एरिया मतलब यू हैव x एंड y कोऑर्डिनेट। अगर आप लोगों को उसका सीपी फाइंड करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर, तो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू एक्स पी डी एस अपॉन पी डी एस। सिमिलरली y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y पी डी एस अपॉन पी डी एस इंटीग्रेशन। इसमें जो भी टर्म है वो टर्म एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग दिस फिगर। p कोई भी एक पॉइंट है इस एलिमेंट्री एरिया का, सॉरी इस रिजिड बॉडी का, प्लेन एरिया का। इस p के सराउंडिंग में एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किया गया है और वो एलिमेंट्री एरिया है ds। इस p का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और इस पूरे प्लेन एरिया का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो है c। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ली है x बार y बार, ये x बार और y बार ही अल्टीमेटली चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ये p, ये कोई बता सकता है व्हाट इज दिस p? दिस p इज द कोऑर्डिनेट जो फिगर में दिया हुआ है, बट यहाँ जो p दिया हुआ है ना, दिस p इज द प्रेशर, प्रेशर एट p या प्रेशर एट द कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर, कोई भी एलिमेंट्री एरिया, सपोज इलिप्स रहेगा या सर्कल, तो आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला से पहले एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करना होगा। ठीक है, उस एलिमेंट्री एरिया के लिए प्रेशर फाइंड करना होगा, उसके लिए एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ds फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और ये प्रेशर। अगर आप ये प्रेशर फाइंड कर लेते हैं और फिर ds, तो फिर आपको फाइंड करना होगा ये जो लिमिट है। जब आप ds फाइंड करेंगे, जिस टाइप से वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ x अगर आएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, लिमिट है, इसमें वैरी करेगा, अदरवाइज y में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फॉर्मूला ज़्यादा क्लियर होगा, बट ये फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स पी डी एस अपॉन पी डी एस, एक्स को वाई से रिप्लेस करिएगा तो वो वाई बार का फॉर्मूला निकल जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसके बाद अलग अलग प्लेन एरिया याद करना। मतलब ट्रायंगल जो है मेरे पास, चलिए कैसे, नंबर 1, ठीक है, एक तो चॉइस है मेरे पास, ट्रायंगल को हम लोग कितने टाइप से फ्लूइड में इमर्स करा सकते हैं बताइए तो? एक ट्रायंगल
ट्रायंगल है अगर आपके पास, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा? एक पॉसिबिलिटी तो कम से कम होगा, एक तो बोलिए आंसर कम से कम। चलिए ट्रायंगल इमर्ज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो आप लोग लिक्विड इमेजिन कर लीजिएगा, बस शेप बना रहे हैं। जो ऊपर होगा वो फ्री सरफेस में, ठीक है? ये हो गया पहला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का खासियत ये होगा कि इसका जो वर्टेक्स है ये होगा फ्री सरफेस में, एफएस, ठीक है? और इसका जो बेस है, दिस बेस इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज नंबर 1। समझ में आया क्या बोले? दिस वर्टेक्स इज इन फ्री सरफेस एंड ये जो बेस है मतलब ए बी एंड दिस इज सी, ये हॉरिजॉन्टल है। मान लीजिए ये जो इसका डेप्थ है दिस इज एच, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो एच है। ये फिगर क्लियर हुआ? क्या बोले? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, सीपी, किसका? इस ट्रायंगल का सीपी, ठीक है? डेप्थ ऑफ सीपी कहाँ से? फ्री सरफेस से। दिस इज 3/4h, याद रहेगा। साथ में सी जी जो होगा इसका, ये होगा 2/3h। सीपी और सीजी दोनों साथ में इसलिए लिखे हैं कि जब हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करेंगे कंबाइंड बॉडी के लिए स्पेशली, ठीक है, तो हम लोगों को ये सीजी का भी काम आएगा, ये हम लोगों को सीजी भी चाहिए होगा, ठीक है? तो आप लोगों को एकदम याद रखना होगा कि किस पर्टिकुलर प्लेन एरिया का सीपी क्या होता है और सीजी क्या होता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, सीपी के प्लेस पे सीजी चला जाता है और सीजी के प्लेस पे सीपी, स्पेशली ये ट्रायंगल वाला केस में, क्योंकि ट्रायंगल का बहुत सारा केसेस है, ठीक है? चलिए, तो क्या हो गया ये वाला? ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन द सरफेस एंड बेस हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इसका रिवर्स करते हैं, मतलब साइड ऊपर वर्टेक्स नीचे, कर सकते हैं ऐसे। ये है मेरा फ्री सरफेस एंड दिस डेप्थ इज एच। इस केस में वर्टेक्स इज at a depth h and base is at free surface। इस केस में जो CP होगा और CG होगा, CP is h/2 and CG is h/3। क्लियर हुआ? दो चीज, एक केस में वर्टेक्स क्या हो गया फ्री सरफेस में और बेस हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वाले केस में बेस फ्री सरफेस में और वर्टेक्स नीचे, ठीक है? नंबर 3। ट्रायंगल है ये है मेरा फ्री सरफेस। मतलब फ्री सरफेस से जो ट्रायंगल है उसका सारा वर्टेक्स एक पर्टिकुलर डेप्थ पे है, अलग अलग, ठीक है? तो क्या ये मान लीजिए ये अल्फा डेप्थ पे है, ये बीटा डेप्थ पे है और लास्ट वाला गामा डेप्थ पे है। फिर वो फिगर क्या बोले? नंबर 3 में जो ट्रायंगल हम इमर्ज किए हैं उसका एक एक वर्टेक्स अल्फा बीटा और गामा डेप्थ में है रिस्पेक्टिवली। जैसे ए अल्फा पे होगा, अगर ये ए है तो दिस इज बी एंड दिस इज सी।
तो A, B, C आर एट डेप्थ अल्फा, बीटा, गामा रिस्पेक्टिवली. A, B and C are at a depth अल्फा, बीटा, गामा रिस्पेक्टिवली. इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर को Z बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. तो दिस Z बार इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ये हो गया, ठीक है. इस केस में सी जी याद नहीं है, कहीं देखना होगा, या फिर जो वीडियो हम डालें उसमें शायद डाले होंगे ये, ठीक है. जो नंबर 3 है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? ये इसका सब केस ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक फ्री सरफेस या एक ट्रायंगल हम इमर्ज किए हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल नंबर 1 वाला जिसका बेस हॉरिजॉन्टल है. तो ये अगर A है, दिस इज B एंड दिस इज C. तो नंबर 3 और नंबर 4 में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं? नंबर 3 और नंबर 4. नंबर 3 में सारा वर्टेक्स अलग अलग डेप्थ में है, लेकिन नंबर 4 पे B और C क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल में है, ये मान लीजिए अल्फा डेप्थ पे है, ये बीटा, तो C भी बीटा ही डेप्थ पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग Z बार यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो इसके केस में Z बार हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा के प्लेस पे भी बीटा स्क्वायर, तो दिस इज 2 बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा गामा के प्लेस पे फिर से बीटा स्क्वायर, और दिस इज बीटा अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर और 2 बीटा अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. समझ में क्या बोले? तो ये नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नंबर 3 और नंबर 2 ये सब आप इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका है इस लिस्ट में, दिस इज 3. मेरा नंबर 1 को भी ऐसे डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करिएगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर हम नंबर 1 को डिराइव करना चाहते हैं नंबर 3 से, यहाँ पे क्या बोला गया, दिस वर्टेक्स इज एट फ्री सरफेस, तो इस A का जो डेप्थ है ना वो 0 होगा, मतलब इन प्लेस ऑफ अल्फा वी हैव 0. समझ में आ रहा है कैसे यूज करेंगे? हाँ या ना? Yes, ma'am. दो तीन फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, ठीक है. नंबर 5, मान लीजिए आपके पास कोई पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है, तो इस पैरेललोग्राम के केस में एक साइड इसका फ्री सरफेस में और इसका ये है दिस इज A B C D. BC का जो डेप्थ है वो है H. AD फ्री सरफेस में है, तो इस केस में CG जो होगा, सॉरी CP, दिस CP इज 2/3H एंड दिस CG इज, CG आप लोगों को पता है क्या होगा, हम लोग किए हैं. रेक्टेंगल का CG क्या होगा अगर ये फ्री सरफेस है तो H/2. H/2. यस, दिस इज H/2. अब रेक्टेंगल का केस है, अगर इसको हम ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको रेक्टेंगल भी बनाएंगे तो भी यही होगा. स्क्वायर होगा
तो भी ऐसा ही, मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका जो एक साइड है जो हॉरिजॉन्टल है फ्री सरफेस के, उस केस में उसका ये जो हॉरिजॉन्टल बेस है इसका BC वो कितने डेप्थ में है फ्री सरफेस से। अगर आप वो फाइंड कर लेते हैं यू कैन फाइंड CP एज वेल एज CG। नंबर 6 जो है ऐसा है कि आपके पास एक प्लेन एरिया है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और दोनों के केस में आपको CP पता है तो आप कंपाउंड बॉडी का CP फाइंड कर सकते हैं। ये CG वाला भी फॉर्मूला था इस बार, इट वाज T1Z1 T2Z2 अपॉन T1 प्लस T2। अब ये T1 और Z1 क्या है, T2 Z2 क्या है, तो T1 हो जाएगा थ्रस्ट फर्स्ट बॉडी पे, Z1 हो जाएगा उस फर्स्ट बॉडी का CP। सिमिलरली T2 हो जाएगा सेकेंड बॉडी का थ्रस्ट और Z2 हो जाएगा सेकेंड बॉडी पे सेंटर ऑफ प्रेशर, सेकेंड बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर, और ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा CP किसका, कंपाउंड बॉडी। लेकिन फॉर्मूला से उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो कंपाउंड बॉडी का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल हम बना लिए। इस टाइप का शेप अगर आपके पास आता है पैरेललोग्राम का, सॉरी इस टाइप का शेप अगर आता है जिसमें आपको फाइंड करना होता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ दिस प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया है, तो आप इसको बहुत टाइप से बना सकते हैं। आप इस रेक्टेंगल को फर्स्ट प्लेन एरिया मान लीजिए और इस ट्रायंगल को सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट वाला रेक्टेंगल जो है इसमें आप T1 फाइंड करिए थ्रस्ट, जो हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में फाइंड करना सीखे थे, रो जी एच, जहाँ पे एच क्या होता था, डेप्थ ऑफ CG, ये रो जी एंड डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस, ये होता था T, और CP भी फाइंड कर रहे हैं, CG भी फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप इसका Z1 फाइंड करिए, सिमिलरली यहाँ पे आप T2 फाइंड करिए, Z2 फाइंड करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। आया समझ में क्या बोले, या फिर Yes, ma'am. या फिर इसको आप एक इसी मेथड से बना सकते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है T1Z1 वाला, आप इसको n नंबर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसको और एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन गया, 1 2 3, और ट्रायंगल के अलग अलग केसेस के लिए हम लोग CG प्रीवियस अभी जस्ट फाइंड किए हम लोग, नंबर 2 में 3 में 1 में, ठीक है। तो आप चाहें तो नंबर 1 हो जाएगा ये, दिस इज नंबर 2 एंड द लास्ट वन इज नंबर 3, मतलब फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं आप, T1Z1 T2Z2 T3Z3 एंड दिस इज T1 T2 T3। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और CG का क्या होता था फॉर्मूला, इस टाइप से फॉर्मूला बताया था CG के लिए भी, कंपाउंड बॉडी के लिए भी, ठीक है। एक और फॉर्मूला ये हो गया कंपाउंड बॉडी के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको पोर्शन निकालना है, कोई पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन एरिया, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा ये फॉर्मूला यूज किया गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिगर आप लोग देखिए, इस टाइप से बनाया गया, आपको फाइंड करना है इस प्लेन एरिया का, मतलब ABCD, इसका CP फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और एक ट्रायंगल बना दिया गया है। अब यहाँ पे मेरे पास दो प्लेन एरिया है जिसमें हम पोर्शन निकालना चाहते हैं, पोर्शन मेरा होगा ABCD, इसका CG फाइंड करना है। तो कौन से प्लेन एरिया से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ABCD मिल जाएगा, ट्रायंगल ADE माइनस ट्रायंगल BCE होगा, दो ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ABDC मिल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, T1Z1 माइनस T2Z2 अपॉन T1 माइनस T2।
ट्रायंगल ADE को अगर फर्स्ट ये बड़ा वाला ट्रायंगल है तो इसमें जो थ्रस्ट होगा उसको T1 बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर Z1। सिमिलरली BCE के लिए T2 एंड Z2। ये जो मिलेगा सॉल्व करने के बाद आपको ADBC का सेंटर ऑफ प्रेशर मिलेगा। समझ में आया यूज कैसे करना है? क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक कुछ भी जो बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो बोलिए। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन बन जाएगा मतलब? मैम लास्ट पेज वाले में उसको कैसे अप्लाई करना है वो नहीं समझ में आया। कौन सा बताइए? कोई नंबर 6? यस मैम ये वाला। ठीक है, नंबर 6 ही अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया हुआ। ठीक है, prove that the depth of the CP of a trapezium in a liquid with side A in the surface and the parallel side B at a depth H below the surface is A plus 3B A plus 2B divided by H by 2। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक ट्रेपेजियम को इमर्ज किया गया है लिक्विड में। ठीक है, उसका जो दो पैरेलल साइड है, एक साइड का जो लेंथ है वो A है एंड सेकंड साइड का जो लेंथ है वो B है। A साइड वाला जो लेंथ है वो फ्री सरफेस में, ये मेरा फ्री सरफेस हो गया। तो इसी को लेते हुए ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। This is A, B, C, D. According to question, this AB is A, this DC is B। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दो पैरेलल साइड है कितने डेप्थ में है? H। तो ये जो डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज H। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको ABCD का सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है। तो मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए बहुत सारा फार्मूला था। अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1 2 3 4 और इधर 5 6 7 हो गया। एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ये 7 नंबर हो गया।
टोटल हम लोग 7 टाइप का फॉर्मूला डिस्कस किए, पर कहीं पे भी ट्रेपेजियम आया क्या? नहीं आया। हाँ, रेक्टेंगल आया है और ट्रायंगल आया है। ऐसे मेरे पास इतना सारा प्लेन एरिया है, मैथ्स में बहुत सारा है, मतलब रियल लाइफ में भी बहुत सारा प्लेन एरिया है। अब सबका सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग ऐसे फार्मूला में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सबको कंबाइन करके हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ये ट्रेपेजियम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहीं से भी आप डिवाइड करेंगे, चाहे ए से सी डायगनली, डायगनल मिला दीजिए तो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो या तो आप ए को सी से मिलाइए या बी को डी से मिलाइए। तो चलिए बी को डी से मिलाते हैं, 2 ट्राइंगल बन गया। तो दिस ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी डी सी। लिख सकते हैं ऐसे? यस नो? Yes, ma'am. ठीक है। तो मेरा Yes, ma'am. ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी मेरा पहला प्लेन एरिया, ट्रायंगल बी डी सी मेरा सेकंड प्लेन एरिया हो गया है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सीपी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी कैन बी गिवन एज T1Z1, फर्स्ट प्लेन एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है और उस प्लेन एरिया का सेंटर ऑफ प्रेशर, सेकेंड प्लेन एरिया पे थ्रस्ट और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड दिस इज T1 प्लस T2। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना है? T1 एंड Z1, T2 एंड Z2। समझ में आया क्या बोले? ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्रस्ट क्या होगा। T1 इक्वल टू थ्रस्ट ऑन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो थ्रस्ट ऑन ट्रायंगल ए बी डी, इसका मतलब क्या है? थ्रस्ट का फॉर्मूला Rho G Z bar A, where Z bar is the CG of the triangle ABD. रो जी जेड बार और साथ में ए, मतलब ए बी डी का एरिया चाहिए और ए बी डी का जेड बार चाहिए, मतलब डेप्थ ऑफ सी जी। याद रखिएगा, ऐसे जेड बार नोटेशन यूज किए हैं जस्ट पहले, तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये हम चेंज कर रहे हैं नोटेशन। ठीक है, इट शुड बी जेड ओनली। ये हो गया डेप्थ ऑफ सी जी। कहाँ से? फ्री सरफेस से। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? तो क्या होगा इसका सी जी बताइए। H/3. देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में फोकस करिए। ट्रायंगल ए बी डी में उसका एक साइड फ्री सरफेस में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीवियस पेज पे जाते हैं। एक साइड फ्री सरफेस में देखिए, नंबर 2 ट्रायंगल का एक साइड फ्री सरफेस में है। ठीक है, उसका सीपी पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। हम लोग को भी सीजी चाहिए, मतलब उसका वर्टेक्स जिस डेप्थ पे है उस डेप्थ का जस्ट उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, h/3, और उसका सीपी क्या हो जाएगा? h/2। याद रहेगा ये, सीपी इज h/2 एंड सीजी इज h/3। तो यहाँ पे हम लोग रो जी, ट्रायंगल ए डी बी एक साइड फ्री सरफेस में था और उसका जो वर्टेक्स है वो कितने डेप्थ में है फ्री सरफेस से? h डेप्थ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये h डेप्थ पे है। फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज h। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो जाएगा रो जी h/3। एरिया क्या होगा? 1/2 A into H. यस, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए हो जाएगा इसका बेस, डेप्थ इज h। ये हो गया T1। Z1 क्या हो जाएगा? CP ऑफ ए बी डी। अभी जस्ट हम बोले, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उसका h/2। समझ में आया ये चीज कैसे किए? यहाँ तक मैम थ्रस्ट को फिर से बताइए ना। क्या? फिर से बताइए। थ्रस्ट, यस मैम। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे थ्रस्ट। थ्रस्ट के लिए जो फॉर्मूला था
दैट वाज रो जी डेप्थ ऑफ सी जी, जिसको हम लोग एच लिख रहे थे मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जिस भी प्लेन एरिया पे हम लोग थ्रस्ट फाइंड कर रहे थे। अभी मेरा जो फोकस है वो ये है, ये वाला, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए ए बी डी, इसका जो एक साइड है वो फ्री सरफेस में, अगर ट्रायंगल का एक साइड फ्री सरफेस में है और उसका जो दूसरा, उसका जो वर्टेक्स है वो एच डेप्थ पे है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है h/2 डेप्थ पे, मतलब h/2, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं रो जी एच एंड एच रिप्रेजेंट डेप्थ ऑफ सी जी, ये हो जाएगा h/3। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला ये सब डिस्कस किए हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 दिख रहा है, ये वाला h/2 h/3 सेम चीज है, बस यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल इस शेप में है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो ये वाला चाहिए था ना, ये पता है आपको कि ये एच है और आपको पता है दिस इज ए, ऐसे तो काम नहीं है, लेकिन ये डेप्थ से काम था, ये डेप्थ चाहिए था आपको, ये आपके पास ये एच दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो गया रो जी h/3। एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं ना, हाफ बी एच, हाफ बी एच, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे जो बेस है दिस इज ए, तो ये हो जाएगा ए, और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो एच है, हो गया हाफ ए एच। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा h/2। क्लियर हुई हो तो? Yes, ma'am. ठीक है। सिमिलरली T2 एंड Z2, T2 इक्वल टू थ्रस्ट ऑन, ये चैप्टर आसान है, मतलब आसान है, पहले वाले चैप्टर, पहला इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर अगर क्लियर है तो, क्योंकि थ्रस्ट आप उसमें फाइंड कर रहे थे, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में अभी आपको थ्रस्ट को यूज करना है, ठीक है, एक स्टेप आगे जाना है, मतलब ट्रायंगल ऑन बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, थ्रस्ट ऑन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, रो जी। अब ये जो ट्रायंगल है मेरा बी सी डी, इसमें वर्टेक्स फ्री सरफेस में, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, इसका वर्टेक्स फ्री सरफेस में और उसका बेस हॉरिजॉन्टल है। नंबर 1 दिख रहा है, वर्टेक्स इज एट फ्री सरफेस एंड बेस इज हॉरिजॉन्टल, सेंटर ऑफ प्रेशर इज 3/4h एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 2/3h। क्लियर हुआ? फॉर्मूला ये यूज कर यस लीजिए मैम। जिसको हम सर्कल, ठीक है। नंबर 1 3/4 एंड 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, डेप्थ तो h ही है, इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा हाफ। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस इज b, तो दिस इज हाफ बी एच। Z2 CP ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, जस्ट देखे थे, याद है 3/4h. 4h, यस। अब आपको मिल गया T1 Z1 T2 Z2, अब इसको पुट कर देना है बस, और तो कुछ नया काम नहीं है। नाउ CP of A B C D, this is given by T1 Z1 T2 Z2 T1 plus T2, ठीक है। तो लिख देते हैं डायरेक्ट 1/6, ठीक, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे ना, छोड़ दें, हो जाएगा इतना, सॉल्व करके यस इतना हो मैम। जाएगा। सॉल्व जब आप लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा a + 3b, दिस इज a + 2b मल्टीप्लाई बाय रो जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। आए समझ में? Yes, ma'am. बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का, लाइक आपके पास अगर हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन के केस में क्या करेंगे, कितना पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपको हेक्सागन का अपर पार्ट का सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए बोला गया है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ये बोले कि आप हेक्सागन का ही सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए, तब क्या करेंगे आप लोग,
बन गया हेक्सागोन ये, ठीक है। या तो आप इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, या फिर शॉर्टकट में ये 2 ट्रायंगल 1 रेक्टेंगल, या फिर अगर आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए हेक्सागोन, ये क्वेश्चन नहीं है बुक में, ठीक है, आपको हम बस बता रहे हैं। बुक में जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अपर हाफ ऑफ द हेक्सागोन। या फिर अगर आपको कैलकुलेशन करने का बहुत मन है, ये हो गया पहला बॉडी, पहला प्लेन एरिया होगा ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाले केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T1Z1, T2Z2, T3Z3, and this is T1 plus T2 plus T3। फोर्थ वाले में हो जाएगा समेशन TIZI, समेशन TI, I equal to 1 to 4, I equal to 1 to 4। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए सारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सब ऐसे ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो ये फॉर्मूला यूज करना सिखाएंगे, XPDS PDS, ठीक है। बाकी ये सब जो यूज करना है 1 2 3 4 5 6 जितना भी फॉर्मूला बताएं ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 10-15 मिनट लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर प्लेन एरिया का क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्या सेंटर ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन इसमें काफी ज्यादा है, अप्रॉक्स 30 होगा क्वेश्चन, 33। कर्व ट्रेसिंग याद है? कर्व ट्रेसिंग, थोड़ा कर्व ट्रेसिंग भी यूज होगा इसमें, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है कि एक पर्टिकुलर कर्व का आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो अगर आप वो कर्व नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर भी, और थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जितना बताएं एटलीस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर उतना, ठीक है। चलिए फिर, हाँ, अच्छा टाइम तो है, ठीक है, लगिए, बहुत टाइम है। थैंक यू मैम। नहीं चाह रहे हैं? नो थैंक यू। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप लोगों के पास है बुक तो खोलिए, बता ही देते हैं हम इसको, टाइम कम है और पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोडायनामिक्स का राय सिंघानी का बुक है किसी के पास? हाइड्रोडायनामिक्स राय सिंघानी की बुक है किसी के पास? नहीं, मेरे पास बुक है, बट अब यहाँ से कब जाएंगे हमको नहीं पता। तो अगर आपके पास किसी के पास बुक होगा तो हमको प्लीज़ कुछ स्कैन करके भेज दीजिएगा, इसके बाद वो पढ़ाने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी सर्कुलर laminar is immersed in a liquid with the diameter in the surface, with the diameter on the surface. Find the CP.
क्वेश्चन समझ में आया? एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास एक सेमी सर्कुलर लैमिना है जिसको लिक्विड में इमर्ज किया गया है। आपको बताना है कि उस लैमिना का सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा। वाई एक्सिस जो बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला लिए थे उसमें वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को इंटरचेंज किए, तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये हो गया मेरा सेमी सर्कुलर लैमिना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो सेमी सर जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे एक्सपीडीएस, वो यहाँ पे यूज करने वाला है सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई फार्मूला काम ही नहीं करेगा। ना यहाँ पे आप ट्रायंगल बना पाएंगे, ना रेक्टेंगल बना पाएंगे, T1Z1 वाला फार्मूला भी काम नहीं करेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हो जाएगा ये XPDS, दिस इज PDS एंड YPDS PDS। तो एक तो एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, जो हम लोग यूज कर रहे थे फॉर्मूला जब बता रहे थे वो है ये मेरे पास एक प्लेन एरिया था, वहां पे हम एक पॉइंट पी लिए और वहां को छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया ds। अभी मेरे पास इसके प्लेस पे क्या है, एक सेमी सर्कुलर लैमिना। तो सेमी सर्कुलर लैमिना के लिए भी हम लोगों को क्या करना होगा, एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं। ये हो गया मेरा एलिमेंट्री एरिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम दिए हैं, दिस पॉइंट इज XY। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट्री एरिया मेरा है, इसका थिकनेस कितना होगा बताइए। तो ये थिकनेस कितना होगा, नॉर्मली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कंसीडर करते हैं, यहाँ पे थिकनेस क्या होगा, मैम डेल्टा एक्स। यस डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स नीचे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो दिस इज डेल्टा एक्स। चलिए तो डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या क्या है मेरे पास सॉल्यूशन। O A B C D A C circular line। Take O C and O B as X and Y axis respectively। The equation of circle is क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कुलर एरिया जो लैमिना जो हम लोग कंसिडर किए इज ऑफ रेडियस ए, ये एक सर्कल का ही पार्ट है, तो हम लोग इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लैमिना सिमेट्रिक है, यस मैम। किसके सिमेट्रिक है, मैम एक्स एक्सिस के अबाउट। यस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीपी में। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर लैमिना जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओ एक्स, तो सीपी ओ एक्स में ही लाई करेगा। ठीक है, सो सीपी लाइज ऑन ओ एक्स। अगर सीपी ओ एक्स में लाई करेगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, हम लोग सीपी का कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, एक्स बार वाई बार। वाई बार मतलब वाई एक्सिस का, मतलब वाई एक्सिस में वो किस पोजीशन पे, यही ना वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा।
अब हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है मेरा जो लैमिना है विच इज सेमी सर्कुलर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की अगर सिमेट्रिक है तो वो एक्स एक्सिस में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। जो भी एक्स एक्सिस में अगर कहीं भी लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैम 0। 0। तो दैट इज वाई बार इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के लिए आपको वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला निकालना है, ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। लेकिन अगर ये सेमी सर्कुलर लैमिना थोड़ा सा भी इधर उधर शिफ्ट होता, अगर ओरिजिन उसके सेंटर से पास नहीं करता, तो आपको वाई बार भी फाइंड करना होगा। समझ में आया क्या बोले? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे आप जरूर देखिएगा कि वो सिमेट्री है या नहीं। अगर सिमेट्री रहता है कोई भी प्लेन एरिया तो आपको एक चीज कम निकालना पड़ता है, चाहे वो एक्स बार होगा या वाई बार होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है? अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड एक्स बार, तो वी नीड टू फाइंड पी एंड वी नीड टू फाइंड डीएस। डीएस मतलब ये जो शेडेड करके रखे हैं ना एलिमेंट्री एरिया, इसका एरिया, ये वाला डेल्टा एक्स जिसका थिकनेस है। कोई बता सकता है इसका क्या होगा? अगर हम यहाँ पे लिखें, चलिए अच्छा ठीक है, दिखाई दे रही वाला। अब आप बताइए एरिया ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप का अगर नाम देना चाहें, ए बी सी यूज हो गया ना, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ऑफ थिकनेस डेल्टा एक्स क्या होगा बताइए? ये जो मैम 2y इंटू del x। मैम अगर हम लोग इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल जैसा, देखिए ये पॉइंट हम पहले ही बता दिए थे, मतलब पॉइंट आप समझ लीजिए, एफ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई। ठीक है, तो इस एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है और ये ओरिजिन है, तो मतलब जो हम अभी मार्क करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, जहाँ पे पेन चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाई होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं, बस कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये वाई होगा। अगर ये एक्स वाई है तो ये वाला डिस्टेंस वाई होगा ना। yes, ये मतलब ये भी वाई है तो इधर भी वाई ही होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया? 2y। 2y। ठीक है, ये 2y हो गया। अच्छा और एक चीज, स्ट्रिप है आपका, स्ट्रिप को अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसका शेप कैसा होगा? थोड़ा यहाँ से ऐसे है, लेकिन इसका थिकनेस बहुत ही कम है, डेल्टा एक्स, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा एल इंटू डी, जितना लेंथ है जितना ब्रेथ, ठीक है, जितना थिकनेस है। तो इसका जो लेंथ हो गया दिस इज 2y एंड द थिकनेस इज डेल्टा एक्स, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज 2y डेल्टा एक्स। क्लियर है यहाँ पे? yes मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? प्रेशर एट एनी पॉइंट। ठीक है, नाउ प्रेशर एट एनी पॉइंट, लेकिन प्रेशर फाइंड किस में करना है? इसी एलिमेंट्री एरिया में। ठीक है, और ये एलिमेंट्री एरिया जो है, मतलब ये जो स्ट्रिप है, ये कितने डेप्थ में है फ्री सरफेस से? ये डेप्थ कितना है? मैम x। x है। ठीक है, तो नाउ प्रेशर एट एनी पॉइंट एट अ डेप्थ x, कहाँ से? फ्रॉम द फ्री सरफेस। फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? रो जी, क्या होगा फॉर्मूला? था रो जी एच। ठीक है,
तो यहाँ पे डेप्थ क्या है x, तो ये हो जाएगा रो जी एक्स, यही मेरा क्या हो गया P प्रेशर। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y बार तो निकालना नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड x बार। x बार इक्वल टू एक्स पी डी एस, पी डी एस इंटीग्रेशन x और y तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है, तो x हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग x क्या लिए, तो x को एज इट इज ही रखते हैं, p के प्लेस पे रो जी एक्स, डी एस के प्लेस पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे डेल्टा x है तो इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा dx, ठीक है, तो दिस इज dx, ये हो जाएगा रो जी एक्स 2y dx। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, x को कैंसिल कर देते हैं, y को कैंसिल कर देते हैं, रो जी नहीं, x कैंसिल नहीं होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर y dx, दिस इज एक्स y dx। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, यस नो, यस मैम। ठीक है चलिए। तो जो मेरा फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ये था एक्स वाई डी एक्स। सर्कल का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग वाई जो निकालेंगे वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब dx, ठीक है, मतलब x पे वेरिएशन है, x का लिमिट होना चाहिए, बताइए x का लिमिट क्या होगा, फिगर देखिए, x क्या है मेरा डेप्थ, मतलब या तो ये स्ट्रिप को हम फ्री सरफेस में रख सकते हैं, फ्री सरफेस में रखेंगे तो डेप्थ क्या हो जाएगा 0, या फिर उसको हम सी पे ला सकते हैं एट मैक्स, सी से बाहर तो लेके नहीं जा सकते हैं, तो जब सी पे रहेगा तो एक्स का डेप्थ हो जाएगा ए। है समझ में कैसे लिए लिमिट, स्ट्रिप का मूवमेंट का मेरे पास एक ही चॉइस है, मतलब अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन अप में कहाँ तक, फ्री सरफेस में लेके जा सकते हैं, और डाउन में सी तक। जब फ्री सरफेस में लेके आएंगे डेप्थ हो जाएगा 0, और जब सी में जाएंगे तो डेप्थ हो जाएगा ए। एम आई क्लियर, यस मैम। Yes, ma'am. तो लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू ए, ये इंटीग्रेशन देखें आप लोग। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गामा फंक्शन पढ़ लीजिएगा, जो फॉर्मूला था ना ये वाला, साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, इसके लिए फॉर्मूला याद है किसी को, m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 गामा, दिस इज 2 m प्लस n प्लस 2/2, ये यूज होगा इसमें बहुत, वही यूज करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे आप पुट करिए x इक्वल टू a साइन थीटा, जैसे आप x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे dx का वैल्यू हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट वैरी कर जाएगा 0 से पाई/2, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म हो जाएगा a कॉस थीटा, डी थीटा के प्लेस पे a कॉस थीटा डी थीटा। ये सर आप लोग का किया हुआ, इस टाइम बस लिखते जा रहे हैं, दिस इज a साइन थीटा, a कॉस थीटा एंड a कॉस थीटा, दिस इज डी थीटा। जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 का सिलेबस होगा आई थिंक। इंटीग्रेशन कब पढ़े थे, इंटीग्रल कैलकुलस, मैम सेमेस्टर। ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में a टू द पावर 4 है, डिनोमिनेटर में a टू द पावर 3, तो एक a हम बाहर लेके आ जा रहे हैं, बाकी सारा a कैंसिल, दिस इज साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 टू पाई/2, गामा फंक्शन लगा देगा, ठीक है। 2 प्लस 1/2
2 plus 1 by 2, this is m plus n plus 2 by 2 into न्यूमरेटर के लिए 1 plus 1 by 2, 2 plus 1 by 2, 1 plus 2 plus 2 by 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा 3 पाई ए बाई 16 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ना, कि बताना होगा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद होगा, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है, यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, ये वाले फर्स्ट पार्ट में ये जो हम सर्कल बना रहे हैं, ये आएगा यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। गामा 3/2 कैन बी रिटन एज गामा हाफ गामा। ये सब पता है ना, ये बताना होगा। मैम पता है। पता है, तो 3/2 का जो वैल्यू आता है दिस इज रूट पाई बाई 2। ये सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आप गामा को गामा हाफ तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ये वाला तो गामा 3 होगा तो 2 फैक्टोरियल, ये 1 गामा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गामा एक ये टर्म आएगा गामा 5/2, तो दिस इज 3/2, 1/2 एंड गामा हाफ। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बना के हमको बताइएगा बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका फिगर जो है सिमेट्रिक है, तो आपको x बार y बार दोनों फाइंड करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वाड्रेंट पे इमर्ज किया गया है। ठीक है, क्वाड्रेंट है ऐसे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है आपको निकालना है सीपी। तो क्वाड्रेंट तो सिमेट्रिक नहीं है, एक्स एक्सिस के भी नहीं, वाई एक्सिस के भी नहीं, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे x, दिस इज y। ठीक है, उसके बाद इसका x बार यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है, दिस इज x, y। आप इसके केस में x बार y बार दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे में इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन यूज किया। अगर आप लोगों को लगता है कि गामा फंक्शन आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको कोई दूसरा ट्रिक पता है या नॉर्मली आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन mx एक cos nx वाला फॉर्मूला, उसमें आप साइन या कॉस को सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए फिर हाँ